को अपनी रैली थी। 17 अक्टूबर को एक खबर छपती है कि दिल्ली में 22, 23, 24 तारीख को कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। सुना आप लोगों ने? अगर आपने पढ़ी हो तो खबर फ्रंट पेज पे था, कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। ऐसे करके बिहार में भी और पूरी दुनिया में ये चल रहा है कृत्रिम बारिश के नाम पे। अच्छा, अगर कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है तो कृत्रिम सूखा भी तो लाया जा सकता है। हो सकता है ना, बारिश हो रही हो और हटा दी जाए, और अगर नहीं हो रही हो तो करवा दी जाए। जब जरूरत है तब बारिश हो जाए और जब जरूरत नहीं है तब बारिश ना हो। इसको क्या बोलते हैं? वृष्टि, इच्छा वृष्टि। मेरी इच्छा के अनुसार वृष्टि हो यानी बारिश हो। ये कब हो? जब कोई अच्छा व्यक्ति इस काम को करे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी तो हो सकता है। अगर एक स्वार्थी, लालची, दुष्ट, पापी, गुंडा, मवाली, शैतान के अगर हाथ में ये ताकत चली जाए तो उल्टा भी तो कर सकता है वो। जब बारिश की जरूरत नहीं है तब तो बाढ़ पैदा कर दे, और जब पानी की जरूरत है, जब पानी की जरूरत है तब तो बाढ़ ला दे, और जब सूखा है तो सूखा डलवा दे, पानी की जरूरत है तो ना आए। दोनों में काम हो गया। जब जरूरत है जब ना पानी मिले, और जब जरूरत नहीं है तब मिल जाए। तो दोनों ही केस में ये परेशानी है। तो इसको मैं यहां पे जो चर्चा कर रहा हूं, इसके दो पक्ष हैं, समस्या और समाधान। समस्या का कारण है हार्प टेक्नोलॉजी, जो जानबूझकर प्लान्ड तरीके से किया गया काम है। क्या प्लानिंग है? कल जो चर्चा हो रही थी कि जो 1012 में एक पेपर बुलाया, अध्यादेश पूरी दुनिया में ईसाई लेके आए, और उनका सबसे बड़ा पोप ये कहता है वेटिकन चर्च का कि पूरी दुनिया पे कब्जा हमारा। तो लोगों ने पूछा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि केवल सुनो और करते जाओ, बोलना नहीं। बोले जी ठीक है। पहला अध्यादेश था कि पूरी दुनिया में कब्जा हमारा। फिर दूसरा पेपर बुलाया 1492 में कि आधी धरती कोलंबस संभालेगा और आधी धरती वास्को डी गामा संभालेगा। 2024 आज है, 1012 में वो ये कहते हैं धरती हमारी। कहते अब 1012 साल बाद आज आ जाओ, सबकी जमीन कहां पड़ी? बैंक किसके? आरबीआई। आरबीआई किसका? बैंक ऑफ इंग्लैंड का। और बैंक ऑफ इंग्लैंड किसका? रोथशाइल्ड का। रोथशाइल्ड उसी कैटेगरी का आदमी है जो पोप वाली कैटेगरी का है। जो 1012 साल पहले हमें किसी ने बताया होगा कि पूरी दुनिया पे कब्जा हमारा, और हमें पता भी होगा, हमारे पूर्वजों को पता भी चला होगा, लेकिन उन्होंने उसको कह दिया अरे यार नहीं बोलते होंगे, कह देगा तो थोड़ा हो जाए। लेकिन वो नहीं रुके, उन्होंने अपनी निरंतरता नहीं खोई। और आज हम वो नहीं कह रहे हैं बात, आज हम कह रहे हैं पूरी धरती का 1-1 इंच कब्जा कर लिया उन्होंने। वायुमंडल तक बांट दिए कि नहीं? ये वायुमंडल का ये हिस्सा पाकिस्तान का है, ये भारत का है कि नहीं? अगर इस रेंज से इधर आया तो पाकिस्तान में घुस गया है वो, तो मार लो। अगर इधर आ गया तो रूस में घुस गया तो मार दो। पानी, मिट्टी, हवा, तीनों को बांट दिया, इतना कंट्रोल। और आज हम जो अपना सब कुछ गंवाने की तरफ है, हम ये मान रहे हैं कि हाँ सच में जो 1012 साल पहले वो कह रहे थे वो उन्होंने कह दिया। तो उनकी निरंतरता तो बड़ी काम की है। तो जो हिस्सा बचा हुआ है वो है जमीन, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद से धक्के से नहीं निपटा जा सकता। आपको लगता है जब ये टीकाकरण आया 2-3 साल पहले, सबको डंडा लेके अगर लगाते तो लग जाता क्या? जब बंदूक के दम पे लगा देते लगता? कैसे लगा? यहां के खेल से लगा, मानसिक रूप से। तो मानसिक रूप से ऐसा तैयार कर दो कि वो अपने
तैयार हो जाए गुलामी के लिए। खेती जब चौपट की, तो खेती चौपट करने के बाद आज हालत ये है, नकली नोट की जो बात कल चल रही थी कि नकली नोट छपने के बाद क्या हुआ, तो नकली नोट छपने से महंगाई बढ़ा दी, रुपए की कीमत गिरा दी। अब जब परेशानियां बढ़ रही हैं, जब खर्चे नहीं निकल रहे हैं, रोटी का गुजारा नहीं हो रहा है, तो हर आदमी, हर किसान ये अंदर ही अंदर सोचता है कि बिक जाए तो छूटे पीछा। बताओ क्या ये सही बात है? बोलते नहीं। हर किसान सोच रहा है ना, ये कुछ प्रतिशत लोग वो हैं जो सोचते हैं कि अगर मैं बोलूंगा कि जमीन बेचूं तो बेइज्जती हो जाएगी, तो क्या करूं? सरकार एक्वायर कर ले और फिर मुझे बोलने का मौका मिल जाए, मैंने नहीं बेची भाई, सरकार ने ले ली, और काम वही हो जाए, पैसा मिल जाए। तो वो जो विचार उन्होंने 50 लगभग ये क्या होता है 1968 के बाद 32 और 24 56 साल की हरित क्रांति के समय में आज किसान इस हद तक पहुंच गया कि अपनी जमीन को वो बेच देना चाहता है, छोड़ देना चाहता है। अब जब जींद में पिल्लूखेड़ा में 3800 एकड़ एक्वायर करने की बात उठी है, तो हमने अपने साथियों में बात करी कि भाई इसको रोके। तो पता है कई जन क्या बोले? बोले पागल हो गए तुम, लोग तुम्हारे चिथड़े फाड़ देंगे। अरे वो चाहते हैं कि जमीन बिक जाए और आप कह रहे हो कि जमीन नहीं बिकनी चाहिए, तो फालतू नहीं बोलना। अब एक पक्ष तो ये भी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मानसिक पक्ष इतना मजबूत कर दिया किसान का या समाज का कि अगर उनको बोले कि जमीन को मत बेचो, तो बोलेंगे तेरे को क्या पता मेरी हालत क्या है, ज्यादा ज्ञान मत बांट। अब इसका दूसरा हिस्सा हमने निकाला कि हम खेती पे बात करेंगे। अभी गुरुकुल में थे हम, जो पिल्लूखेड़ा के आसपास का जो गांव है उसमें गुरुकुल है, कालवा गुरुकुल, ऐतिहासिक गुरुकुल है, सबसे पुराना देश का। वहां पे हमने ट्रेनिंग की, तो मेरे दिमाग में आया कि इसको घुमा के बात करते हैं, तो घुमा के बात कर ली। मैंने उनको समझाया कि आपके खेत का खर्च 0 हो जाए तो, बोला बड़ा बढ़िया। आपके खेत का खर्च 0 हो जाए, प्रोडक्शन पूरी आ जाए तो और अच्छा। जैसे ही आपका खेत जहर मुक्त होगा तो आपके पशु भी स्वस्थ, आपका खेत भी स्वस्थ और आपका घर भी स्वस्थ। तो डॉक्टर का जो खर्च है, जो कम से कम 60% इनकम आप अपनी कमाई के जो हिस्सा है 60% डॉक्टर को दे रहे हो, तो वो बचेगा। तो पैदावार पूरी, खर्चे 0, तो बड़ा चेंज आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि आपके खेत की जिम्मेदारी हमारी। दूसरा नंबर, कर्ज जिसके पास है उसकी जिम्मेदारी भी हमारी। तो दोनों काम हो गए, खर्च भी आपका 0 और कर्ज भी आपका 0। फिर जमीन क्यों बेचो भाई? फिर तो कोई कारण नहीं है ना। और अगर आपके पास दोनों कारण खत्म हो जाते हैं तो फिर आप अपनी जमीन के लिए लड़ लो। शायद कोई जमीन के लिए कम लड़े, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो लड़ेगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा संकट में हैं। तो वो इस बात के लिए तैयार हुए। अब वो दोबारा से उनसे बात करेंगे तो 50-60 लोगों में से 5 आएंगे कि 10 आएंगे कि 20 आएंगे, वो तो दोबारा बाद में पता चलेगा। लेकिन बात ये है कि जो माइंड मैनिपुलेशन, जो मानसिक गुलामी का विचार उन्होंने डाला, उसी तरीके से हमें बात करनी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने क्या किया, पहले घाटा दिखाया और अब ये विचार तैयार कर दिया कि खेती में कुछ नहीं है, छोड़ो। अब हमें उसका एकदम रिवर्स करना पड़ेगा कि जमीन में सब कुछ है, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार हो सकती है। तो ये विचार जिस दिन मजबूत होगा, उसका अगला विचार है कि अगर आपके पास कर्जा है तो आ जाओ। तो कर्ज भी अदायगी हो गई और खर्चा भी 0 हो गया, बीमारियां खत्म हो रही है। अगर खान पान अच्छा होगा तो फिर वो सोचने लायक होगा कि अब तेरा बच्चा बचना चाहिए।
विचार चलेगा। अब ये विचार जब तक नहीं चला तब हम बात कर रहे हैं। आज का किसान पूरी तरह खेती को छोड़ने को तैयार है, लेकिन फिर भी सीधे तौर पे नहीं छोड़ सकता। तो इन्होंने क्या किया, जो एरिया अभी ज्यादा गुलाम नहीं है, ज्यादा कर्जे में नहीं है, उसका समाधान निकाला। पता आप लोगों को क्या निकाला? हाथ। जब दुनिया में इन्होंने या भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की, उसी समय भारत में मौसम विभाग की शुरुआत हुई। ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे सैटेलाइट है जो बताएंगे कि 15 दिन बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, बारिश कब होगी, बादल कब बनेंगे, सूखा कब पड़ेगा। हमें ये लगने लगा 40-50 साल में कि ये तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मौसम विभाग तो पहले से बता देता है। अच्छा, बारिश होने वाली हो, नेचुरल मान लो, और मौसम विभाग बता दे कि बारिश होगी, किसान क्या कर लेगा? कच्चे काट लेगा क्या? कच्ची फसल काट लेगा क्या? या पक गई है तो उसको छोड़ देगा क्या? नहीं हो सकता। तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो उस मौसम विभाग से आगे वाली बात का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इन्होंने शुरू किया लोगों के दिमाग को नॉर्मलाइज करने के लिए कि ऐसा तो होता ही है, ऐसा होता आया, तो ये चला हुआ है। और इन्होंने एक तकनीक अपनाई है, हाथ। इसको हम 2 तरीके से समझेंगे, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आप अगर रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो या पढ़ते हो अपने आर्य साहित्य को, वैदिक साहित्य को अगर आपने पढ़ा हो, तो उसमें कई बार हम देखते हैं कि एक योद्धा ने तीर चलाया और वहां पे आग लग गई। बोलते हैं नहीं? जब एक तीर चलाया तो बारिश हो गई, एक तीर चलाया तो बारिश रुक गई, है कि नहीं? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कल ये गुड़िया कह रही थी कि भारत में एक बहुत बड़ा शास्त्र हुआ, रसायन शास्त्र। उस रसायन शास्त्र को अगर पढ़ा जाए तो उसमें बहुत कुछ निकल के आता है। क्या निकल के आता है? कुछ औषधियां ऐसी हैं, अगर उनको जलाया जाए तो वो वातावरण में जाके पानी की वाष्प को संघनित कर देती है, यानी पानी को इकट्ठा कर देती है। कैसे? आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी। जब कोल्ड ड्रिंक कंपनी से आती है तो कुछ नहीं दिखता बोतल के ऊपर, क्योंकि वो गर्म होती है। आप उसको निकालो, फ्रिज में रख दो 2 घंटे के लिए, पूरी चिल्ड है वो। अब उसको निकालो और बाहर रख दो, और क्या होगा? बोतल के बाहर जो पानी आया वो प्लास्टिक को पार करके आएगा, तो पानी कहां से आया? जो वातावरण है, इसमें नमी है, इसमें पानी है ऑलरेडी। तो जब ठंडा वो क्षेत्र जो है उसका बोतल का, वो जब गर्म क्षेत्र से मिलेगा के बराबर के उसको खींच लेता है। जैसे सर्दियों में हम सांस छोड़ते हैं तो हमें वो धुआं दिखता है, वो धुआं नहीं होता। बाहर ठंड है, मेरे अंदर गर्मी है, तो उसको इकट्ठा कर देता है। तो ये जो संघनन की प्रक्रिया है, पानी की बूंदों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, डेंस करने की, यही प्रक्रिया कुछ रसायनों में है, जो रसायन शास्त्र में, प्राकृतिक औषधियों में। तो कुछ औषधियां ऐसी हैं जो पानी की बूंदों को इकट्ठा कर देती है, और कुछ औषधियां ऐसी हैं अगर बादल बना हुआ हो, वो औषधियां जलाई जाए तो पानी की बूंदों को फैला देती है। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर हमें उस रसायन शास्त्र की जानकारी हो तो जब चाहे तब बारिश करवा ले और जब चाहे तब रुकवा दे। हो सकता है ना ऐसा? होता भी है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो हवन होते थे उनको वृष्टि यदि बोला जाता था। इच्छानुसार वर्षे पर्जन्यताप धोमे, यानी हमारे जो मेघ है, हमारे जो बादल है, हमारी इच्छा के अनुसार बरसने चाहिए। ये जो पक्ष है, बैठो जल्दी बैठो दोस्तों, ये जो पक्ष है कि भी हम औषधि जलाएं, जब मन करे बारिश रोक दें और जब मन करे बारिश करा ले,
ये काम किसका है? कुछ अच्छे लोगों का। अगर यही काम बदमाशों के हाथ में चला जाए, औषधियां तो ना जलाए लेकिन केमिकल तो छिड़क ही सकते हैं, तो कुछ औषधियों की तरह कुछ केमिकल ऐसे जो पानी को इकट्ठा कर देंगे और कुछ केमिकल ऐसे जो पानी की बूंदों को फैला देंगे। तो जो पापी लोग होंगे या जो कब्जा करने वाले, जो हरामखोर ढूंढने वाले लोग हैं, जो ये बिल गेट्स जैसे जो लोग हैं, इन्होंने उस चीज को उल्टा करके किया हुआ है जिसको हम हार्म बोलते हैं। अभी आप देखना, पिछले 1 महीने से लगातार आपके आसमान में वो जहाज धुआं छोड़ते हुए जाते हैं। उसमें भी 2 टर्म है। जब ये शुरुआत हुई तब इसको पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, और जब एक जहाज पानी का वाष्प छोड़ेगा उसकी एक लाइन बनेगी, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाती थी, है ना? तो उसको बोलते थे कॉन्ट्रेल, CONTRAIL, कॉन्ट्रेल। पानी की वाष्प को हवा में छोड़ना, उसका ट्रायल करना, वो कॉन्ट्रेल है। लेकिन उस चीज को जब वो एक्सपेरिमेंट में सफल हो गए, फिर उसमें केमिकल मिलाना शुरू किया, और अब वो है केमट्रेल, केमिकल ट्रायल्स। तो वो केमट्रेल है, और वो केमिकल वो है जब हमारे समाज को पानी की जरूरत होती है तब तो सूखा डलवाते हैं, और जब यहाँ पे पानी की जरूरत नहीं होती तो करवा देते हैं। कितना बड़ा खेल है, सुनोगे? समझ में आया क्या? पक्की बात है। अच्छा, एक सिस्टम जिसके पास जहाजों में भर के केमिकल छिड़कने का प्लान है, जिसके पास कई अरब खरब डॉलर पर छपा पड़ा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास शासन है, जिसके पास पावर है, पुलिस की, फौज की, जिसके पास सब कुछ है, और वो समस्या ऐसी पैदा कर रहे हैं जो आसमान में कई किलोमीटर ऊपर है, तो आप क्या करोगे भाई? और समाधान उसका भी करना पड़ेगा कि नहीं? 15 दिन पहले जो ओले पड़े, उन्होंने पूरे हरियाणा पंजाब में जो सत्यानाश किया है वो समझ नहीं आ रहा लोगों को। गेहूं की बालियों में दाने नहीं है, और इसी सिस्टम की यूएनओ की एक इंटरनेशनल मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, पढ़ना कभी। अगर क्या प्लान है 2022 का? जिन गेहूं की बालियों की हम बात कर रहे हैं, उन गेहूं की बालियों का उन्होंने यूज कैसे किया है ये समझना बहुत गहराई से भाई। उस कवर पेज पे, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की कवर पेज पे गेहूं की बालियों का फोटो है। मेरे पास एक दिन आया वो, और उस पर कुछ ऊपर लिखा हुआ था, द नेक्स्ट, इंग्लिश में तो कैटेस्ट्रॉफी ऐसा कुछ नाम है, अकाल। और जब उस फोटो को बड़ा करके देखा तो गेहूं की बालियों में जो दाने हैं वो गेहूं के दाने नहीं, वो नरमुंड है, कंकाल की खोपड़ी, और ये प्लान है उनका। तो वो जो गेहूं की बालियों में गेहूं आते हैं, अगर उसकी जगह वो खाली रह जाए तो इसका मतलब कि लोग भूखे मरने वाले हैं। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि गेहूं की बालियों में मुंड है, नरमुंड, कंकाल के मुंड, उसमें दाने नहीं है क्योंकि अन्न नहीं है। अन्न नहीं है तो कंकाल ही होने वाला समाज। तो वो इतने साल पहले, इतने लंबे समय से योजना बनाते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता। कई साल पहले, 1012 साल की बात कह रहा हूं मैं, 1012 साल पहले कहा था कि धरती हमारी, और आज हम कह रहे हैं कि धरती उनकी, क्योंकि जमीन उनके पास है। और वो अलग बात है कि जमीन नहीं, जमीन की पर्ची उनके पास है, लेकिन मानसिक रूप से हमने ये तय कर लिया है कि जो कागज है जमीन का, रजिस्ट्रेशन का, वो जमीन ही है। कहां मान लिया? मानसिक रूप से। जैसे नोट मान लिया,
जैसे नोट मान लिया कि 500 का जो नोट है वो 500 रुपए है, जबकि ऐसा तो है नहीं। अब जब हमें ये समस्या पता चल गई कि केमट्रेल से फसलों के सत्यानाश की कहानी लिखी जा रही है, तो उसमें क्या केवल किसान बर्बाद होगा या शहर वाले भी होंगे? पक्की बात है। क्यों? शहर वाले तो खेती नहीं करते। चलो, मतलब इतना समझ आ गया हमें कि खाते तो वो भी अनाज ही है। तो कभी वो अनाज मशीन में बनाते हो तो बात बन जाए, हम भी उनके पास पहुंच जाएंगे। असल में क्या है, जब ये केमिकल का लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे करके अनाज की किल्लत समाज में बढ़ेगी, तो फिर अपने पास कुछ भी रास्ता नहीं है। और कल रविंद्र भाई क्या कह रहा था कि टाइम से पहले जाग जाओ, बारिश से पहले अपनी छत को पे मिट्टी डलवा लो तो बात बन जाए। तो अभी भी वो टाइम है। अपना प्रयास ये है, हम इस केमिकल को समझ चुके, लेकिन उतने सारे संसाधन हमारे पास नहीं है कि हम उसको रोक सके सीधा सिस्टम में जाके। तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, एक चीज देखो, उन्होंने ये काम केमिकल मिला के कर दिया हवा में छिड़काव करके, ठीक है। जब हम इसका वैदिक पक्ष देखते हैं तो एक बड़ी बात निकल के आती है। क्या निकल के आती है? जब भी कोई भी अनुष्ठान संपूर्ण करते हैं या पूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं हम, तो लास्ट में चलो शांति पाठ कर लो, कहते हैं नहीं शांति पाठ। आप सब हवन तो जिसने किया उसको पता है कि शांति पाठ करते हैं। तो क्या है शांति पाठ में? ओम गौ शांति अंतरिक्षम, ये अंतरिक्ष में भी शांति हो, शांति पृथ्वी, पृथ्वी पे शांति हो, औषधियों में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, पानी में शांति हो, हवा में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, यानी जहां तक हमारी रीच भी नहीं है वहां पर शांति हो। आपकी क्या होगा जो आप अंतरिक्ष में शांति कर दो? क्या है आपके पास जो अंतरिक्ष में शांति कर दोगे? सोचना पड़ेगा कि नहीं। अब ये बात है कि हो, ये वैसे ही है कि देश में पानी की बर्बादी रुकनी चाहिए। अरे चाहिए तो रोकेगा कौन? चाहिए तो पता नहीं क्या क्या, लेकिन कोई एक्शन प्लान हो, कोई योजना हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई एजुकेशन हो तो बात बने। लेकिन केवल बातें बातें बनाने से बात नहीं बनेगी या कोई भी काम नहीं होगा। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि वनस्पतियों में शांति हो, तो इसका मतलब ये है कि उन वनस्पतियों में केमिकल का छिड़काव बंद हो। जब मैं कहता हूं कि पानी में शांति हो, तो इसका मतलब यह है कि पानी के अंदर जो जहर हम घोल रहे हैं वो रुके, गंदगी जाना रुके। जब मैं ये कह रहा हूं कि धरती पे शांति हो, तो प्लास्टिक का कबाड़ उस पर ना जाए, हर दिन केमिकल उस पर ना छिड़का जाए। और जब मैं ये कह रहा हूं कि अंतरिक्ष में शांति हो, तो वहां पे ये बात आती है, आपने अगर देखा हो, खासकर जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, कई बार जब तड़का लगाती है ना सब्जी में, तो पूरा घर छींकता है, छींकता ही नहीं। कई बार वो मिर्ची गल जाए या तड़का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, है कि नहीं, तेल में पानी डल जाए और उसमें कुछ और सामान पड़ा हो तो पूरे घर में परेशानी बढ़ जाए। ये आग की अपनी एक क्वालिटी है। अगर आग में एक चुटकी आप मिर्ची डालोगे तो पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि कहीं आग में मिर्च पड़ी है। पता चलता है कि नहीं? बताते जाओ। अच्छा, आग में अगर मिर्च की जगह चंदन पाउडर डाल दो तो भी पड़ोसियों को पता चलता है कि चंदन कहीं चल रहा है, या नहीं पता चलता? अच्छा, गूगल डाल दो तो, कपूर डाल दो, घी डाल दो तो पता चलता है। इसका मतलब आग को कोई फर्क नहीं कि भाई उसमें मिर्च आई या घी आया, वो तो बेचारी अपने तरीके से काम करती है, ईमानदारी से करती है कि नहीं। तो आग की क्वालिटी है किसी बड़ी चीज को सूक्ष्म रूप में बहुत दूर तक ले जाए, और वो इतनी सूक्ष्म, इतनी माइक्रो लेवल पे लेके जाती है
कि वो अंतरिक्ष तक असर पड़ता है उसका। इस टाइम आप अगर लिखोगे ना गूगल पे स्पेस गार्बेज, इतना सारा निकल के आएगा। पता है क्या है वो? आदमी ने ज्यादा शाना बन के 1 सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट, 5 सैटेलाइट, 500 सैटेलाइट, हजारों सैटेलाइट छोड़ दिए, और जो सामान एक बार अंतरिक्ष में चला जाए वो वापस लाने का उनके पास कोई औकात नहीं है। वो घूमता रहता है बस, और वो घूमता रहता है तो वहां पे भी परेशानी करता है, क्योंकि हमारा जीवन चांद और सूरज से जुड़ा हुआ है, और वो अंतरिक्ष का सारा सिस्टम पूरे सौरमंडल से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पूर्वज कितने कमाल के थे कि वो घर बैठे बैठे ये कहते हैं कि अंतरिक्ष में शांति कर लो। कैसे कर लो? उन औषधियों को जला लो आग में, जो जब जरूरत पड़े तो पानी को बिखरा दे, और जब जरूरत पड़े तो पानी को इकट्ठा कर दे। इसका एक विपरीत रूप अभी चल रहा है कुछ अभी भी। जब बारिश ना हो काफी दिन तक और गर्मी बहुत भयानक हो, तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और मंदिर में हवन करते हैं। जग कर उन्हें जग बोल रहे हैं, यज्ञ को जग बोल रहे हैं, यज्ञ को तो जग। और बाई चांस 1-2 दिन में बारिश आ भी जाती है, तो उनको क्या मतलब जो यहाँ पे गड़बड़े क्या रह गई? इतने बड़े विज्ञान को हमने नहीं समझा, क्या अंतर रह गया ये समझना है। काम क्या किया विज्ञान ने? क्योंकि वो रसायन शास्त्र ये कहता है कि बहुत सारी औषधियां पानी को बरसा देगी और बहुत सारी औषधियां पानी को बिखरा देगी। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि यज्ञ को आज का समाज क्या मानता है कि पुण्य कर दिया, और पुण्य कर दिया तो बारिश हो गई, इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। जब जब ये बात केवल और केवल भावनात्मक चलेगी तो ये विचार अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो विज्ञान आधार हमने नहीं जोड़ा। हम अपने अगले बच्चों को ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। उनको इतना पता था कि आग में अगर 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम घी जलाओगे तो अंतरिक्ष को भी ठीक करेगा, जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। तो जब ये हरामखोर बदमाश लोग पूरी दुनिया के केमिकल छिड़क के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें तो कहीं नहीं जाना, ना आसमान में जहाज उड़ाने, ना लाखों लीटर केमिकल भरना, और ना ऊपर से छिड़कना, ना मेहनत करनी, ना हार्ड टेक्नोलॉजी पे काम करना। हमारा देसी हार्ड, प्राकृतिक हार्ड हमारे पूर्वजों ने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। उसका नाम है यज्ञ, हवन। उसके कुछ नियम है। अगर मैं उन औषधियों का पता कर लूं जो पानी को बिखराएंगी, और फिर उन औषधियों का पता कर लूं जो पानी को इकट्ठा कर देंगी, क्या हो जाएगा? अगर मुझे उन औषधियों का पता चल जाए कि कौन सी औषधियां पानी को इकट्ठा करेंगी और कौन सी औषधियां पानी को बिखराएंगी, तो क्या होगा? जब हमें लगेगा कि अभी फसल आने वाली है और बारिश होने वाली है, तो हम भारत में ऐलान करें, जनता सरकार मोर्चा के लोग, कि उस दिन से निश्चित लगातार 5 दिन पूरे देश में अपने अपने घर हवन करना है। 100 ग्राम घी का करो, 200 ग्राम घी का करो, आधा किलो का करो, वो आपकी मर्जी। अगर हर दिन 1 करोड़ लोग पूरे भारत में हवन करें, तो उनकी औकात है कि उनका केमिकल हमें परेशान कर दे। लेकिन उससे पहले हमें उस स्वाभिमान की बात करनी पड़ेगी जो हमारे पूर्वजों के उस महान ज्ञान को अगली पीढ़ी में वैज्ञानिक आधार पर पहुंचाए। मेरा अगर जब मैं बात करता हूं, मैं बोलता हूं, या कहीं पे भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कहीं भी, ये नहीं है कि कोई आपको विज्ञान अगर आगे बताना है तो अंग्रेजी में ही बताओगे तो बात बनेगी। मैं तो विज्ञान को हरियाणवी में और देसी में भी बता देता हूं अनपढ़ लोगों को, और उनको उतना ही समझ आता है जितना एक साइंटिस्ट को इंग्लिश पढ़ के आता है। एक उदाहरण दूं, समझना इसको। एक बार एक गांव में बैठे थे पानीपत के हम,
तो एक भाई बोल रहे थे, वो अंग्रेजी में ज्यादा बोल रहे थे, केमटेल और बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स, ग्रेफिन ऑक्साइड, बहुत सारी चीज थी जो उन्होंने बोली। और सामने बैठे लगभग 40-50 बूढ़े खिंडके, पगड़ी वाले खिंडके वाले। अब वो बेचारे ऐसे बैठे जैसे बंदर देख रहे हो। मैं गया तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ है, कनेक्टिविटी में थोड़ा अंतर है। अब जो भाई बोल रहा है गलत तो उसने बताया नहीं, बताओ उसने गलत बताया हो तो? उसने तो सही बताया। लेकिन उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता मेरे परिवार के साथियों, जो आपको जानकारी ना दे पाए तो उसका तो कोई मतलब नहीं। तो मैंने बोला उनको कि जब मेरा नंबर आया, मां जी राम राम सबको, इस भाई ने पता कितनी बड़ी बड़ी बात बता दी आपको। अब बूढ़ा ने सोचा ऐसा क्यों बता दिया, क्योंकि समझ में आया नहीं था, है कि नहीं? मगर इस भाई ने इतनी बड़ी बड़ी बात बता दी जो इस टाइम बहुत जरूरी है। कि मैं थोड़ा बताया इस भाई की बात है, मैं देसी बात ना बता दूं, बोलो भी बता दे। अब जिस तरह मैंने ये बात कही कि देसी बता दूं तो उनका थोड़ी सी एनर्जी आई, सीधे से हो गए। क्या था वो देसी जो टेक्निक थी वो ये थी, आप घर में एल्यूमिनियम नहीं बोलते, सिल्वर के बर्तन बोलते हैं, बोलते हैं या जज होगी चद्दर के बर्तन, ऐसा बोलते हैं एल्यूमिनियम के। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछनी, मगा चाहता हूँ ये बताओ किस किस के घर में एल्यूमिनियम के बर्तन है, जज वाले चद्दर के? बोलो सारे के भाई। अच्छा, एक सवाल तो मतलब मेरी बात से सहमति आ गई। दूसरी बात, आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई बाल्टी एल्यूमिनियम की जिसमें आप लगातार नहा रहे हो, थोड़े दिन बाद वो नीचे से काली काली मिलती है, कटी हुई धब्बे मिलते हैं, छोटे छोटे निशान मिलते हैं? ये तो मैं बुजुर्गों को पूछ रहा था। जो यहाँ आप रसोई में काम करने वाली बैठी हो, आप देखना आपके घर में पतीली है, आपके घर में कुकर है, एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है, जब आप उसमें लगातार सब्जी बनाते हो या उसको यूज करते हो तो उसमें से जैसे लोहे में जंग लगता है पानी के संपर्क में, वैसे एल्यूमिनियम भी कटता है। देखा है? नहीं देखो तो आज के बाद, आज जाओगे आप, आज शाम को या कल ही देखना, सबसे छोटा बर्तन लो आप, एल्यूमिनियम का घर का सबसे छोटा बर्तन, उसमें 4 चम्मच पानी डालो और उस बर्तन को 1 हफ्ते के लिए अलग रख दो, यानी उसको छेड़खानी ना करो, तो आपको पता चलेगा कि पानी नहीं है और उसकी जगह पे सफेद रंग का पाउडर है। ठीक है? अब मैं पाउडर तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बुढ़े ने, तो सफेद सफेद दौड़ा दौड़ा चूर्ण है, रेत सा। बोला हाँ भाई यह तो बात है, तो इसका मतलब दूसरी भी सहमति है। अगर सहमति है तो उनके समझ में आ रहा है ना? अब जब लोहे को हम हवा में छोड़ दें तो उसको जंग लग जाता है, और लोहा आयरन है और नमी के संपर्क में और हवा के संपर्क में आने पे वो कटता है, तो आयरन ऑक्साइड बनता है, वो बनता है कि नहीं? इसी तरीके से जब एल्यूमिनियम पानी के संपर्क में और हवा के संपर्क में आता है तो लोहे की तरह वो भी उसमें भी जंग लगता है, उसके जंग को बोलेंगे एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड। अब जो अंग्रेजी का नाम है मैं बताऊं, इसने चाहे याद रखो चाहे ना रखो, इसने इस तरीके से याद रख लो कि जिस तरह लोहे का जंग लगा ऐसे ही एल्यूमिनियम को भी लगा। और जब ये एल्यूमिनियम का जंग है यानी जर, हरियाणवी में तो जर बोले, तो हरियाणवी में जो ये जर है इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। पानी भी है, ऑक्साइड है तो केवल ऑक्सीजन, तो हाइड्रोक्साइड वो आयरन हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये अंग्रेजी नाम है, तो इसको छोड़ दो, आप समझो केवल जर, जो एल्यूमिनियम का जर है। तो वाली बात समझ आ गई भाई, बात तो ठीक है। जो ये एल्यूमिनियम का जर जब चूर्ण के रूप में है तो इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर, और अगर इसको पानी में या ग्लिसरीन में मिला दो तो इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। और फिर बात आ गई वो जो खतरनाक थी, मगर जब हमने वैक्सीन के टिक्के लुआए, अब कोई लुआ रखे, मगर जो ग्लिसरीन में जो चूर्ण मिलाया है ना,
जिसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कोविशील्ड के हर टीके में था ये। अच्छा आ गई होगी, देसी बात समझ में नहीं आई। और फिर उनने पूछ लिया, अच्छा 3 दिन में लुआ लिए, गोडे ठीक ठाक है, तो ना भाई टूट लिए। या लगभग तो 4 ये बुढ़े छोड़े ही नहीं, क्योंकि इनको ये पता है अगर बूढ़े रह गए ना तो क्या पता कब कौन सा बुढ़ा अपने ज्ञान को आगे फिर बढ़ा दे, और क्या पता कितने लाखों हजारों युवा फिर उसके पीछे लग जाए। तो बूढ़ी औरतों को, दाइयों को, बूढ़े लोगों को, घर में रसोई में काम करने वाली औरतों को, इनको निपटाना है सबसे पहले। तो जब आप हार्ट की बात करते हो, इस हार्ट की बात को, जैसे मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाली बात को बुजुर्गों को देसी भाषा में बता दिया, वैसे ही हार्ट वाली बात को भी बताया जा सकता है, और ये बताया मैंने और समझ में भी आया। तो ये अगर हमें समझ आए, क्योंकि जो प्रकृति का नियम है आग का, आग में गिरने वाली मिर्ची का, आग में गिरने वाले घी, चंदन, गुग्गल और जितनी सारी औषधियों का, अगर इसको हम किसी मत पंथ संप्रदाय से ना जोड़ के विज्ञान की बात करें तो ये सार्वभौमिक है। अच्छा मुस्लिमों के घर में अगर आग में मिर्ची जल जाए तो उसमें दहशत नहीं आएगी क्या? कभी नाम दियो, मोदी को कुछ दियो, हम मुसलमानों का नाम दियो, या सिखों का नाम दियो, या यहूदियों का नाम दियो, सबको आएगी ना। तो सबको आएगा, इसका मतलब वो जो नियम है वो सनातन है, यानी सदा से यूनिवर्सल रूल। भाई कह रहे हैं भाई वो पाउडर क्या करता है? जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर को सूक्ष्मदर्शी से देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो उसका जो पार्टिकल है सबसे छोटा, वो आपको ब्लेड जैसा दिखेगा। इतना शार्प है, इतना पैना है कि वो आपको ब्लेड जैसा दिखेगा, और वो डाल दिया गया है आपके खून में। तो वो ब्लेड जब भी खून में जाएगा तो खून की सेल्स को कहीं भी काट देगा। ब्लड में भी सेल्स होती है ना, ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स में कब कट मारेगा, एक सेल कटी तो मर गई, और उस मरी हुई सेल के साथ में कोई दूसरी भी चिपकेगी, फिर कोई तीसरी चिपकेगी, फिर बहुत सारी चिपक जाएगी, और जब बहुत सारी चिपकी हुई वो मरी हुई सेल्स जब खून में फ्लो करेगी तो शरीर में तो बारीक बारीक नसें नहीं है, तो क्या पता कहां हो जाए, है कि नहीं? अगर यहां रुक गई तो ब्रेन हेमरेज, यहां रुक गई तो राम सब यहां पे होता है। अगर इस हिस्से में रुकी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एरिया में रुकी तो इनफर्टिलिटी पांचपन, नपुंसकता। अगर कमर में रुक गई कहीं तो पैरालिसिस। यानी एक वो छोटी सी गलती पूरे शरीर को कहां कैसे कार्य कर देगी हमें समझ नहीं आया, और थोक में डाल दिया। और प्रचार इस समाज में इतना बड़ा है, बसों में, पेट्रोल पंपों में, सब जगह बहुत बड़ा बड़ा लिखा है मोदी जी के फोटो के साथ कि 200 करोड़ डोज फ्री दे दी हमने। रिकॉर्ड है ये, एहसान होगा कि आपको आरामदायक पलायन करने के लिए तैयार कर दिया है कि नहीं? मतलब आपको ये बोला है कि आपको तड़पने की जरूरत नहीं है, आपको छटपटाने की जरूरत नहीं है, आपको अस्पताल में खर्च करने की जरूरत, सीधा छोटे लोगे, घर वाले अपना काम करके आ जाएंगे, टेंशन नहीं, ठीक है ना? इससे क्या करोगे? इतनी आरामदायक
और वो कहाँ खत्म हुआ बोलियो? अखबारों में। कहते नहीं हुआ, अखबारों में हो गया। और तुम्हारी बात जो खत्म हो गया उसका भी नहीं चालू हुआ अभी। जो बीमारी जड़ से जा चुकी उसकी भी दवाई में चालू है कि नहीं तुम्हारी? तो कहने का मतलब ये है, जो खतरनाक सी हालत मौसम परिवर्तन के नाम पे अभी समाज की है, यानी हमारी है, उसको हमें कम से कम खर्च में, कम से कम प्रयासों में घर बैठे समाधान मिले, इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता। बताओ दोस्तों, अगर घर बैठे मेरी 10 एकड़ की फसल या 50 एकड़ की फसल, ये तो मैं कम कर रहा हूँ, जो मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये मानता हूँ ये देश मेरा है या ये हरियाणा मेरा है, भारत मेरा है, तो जब कई लाखों करोड़ की नहीं पूरे समाज की जिंदगी की बात अगर हो, तो उसके लिए क्या मैं अपने घर में 400-500 रुपए का घी रोज दिया नहीं जला सकता? सारे बोले इसका थोड़ा जवाब है। और इससे क्या फर्क है? आप अगर देखो, आपने होम्योपैथिक दवाई ली होगी, कभी ना कभी ली होगी। आप जब होम्योपैथिक लेते हो तो 2-4 बूंद पानी के रूप में होते सूक्ष्म होते, वो आपको ऊर्जा देती है। जब आप भोजन करते हो तो हो सकता है आप आधा किलो 1 किलो भोजन करो, वो भी ऊर्जा देता है कि नहीं? और फिर कहते हैं कि प्राणायाम कर लो तो वो भी ऊर्जा देता है, आपके फेफड़ों को ठीक करता है। और जब भी आप औषधियां खाओगे, आपने सीधी गोली खाई या दवाई खाई, औषधि खाई, तो पहले वो पेट में जाके पचेगी, फिर वो पूरे प्रोसेस में जाएगी, रस बनेगा, खून बनेगा, मांस बनेगा, ये सारी चीजें बनेगी। और इन सारी चीजों में बनने के बाद आखिर में वो सूक्ष्म कोशिका तक जाएगा, सेल तक, माइक्रो सेल्स, है कि नहीं? लेकिन जो सांस आप ले रहे हो वो सीधा आपकी कोशिका तक जाता है। अगर उस सांस में उसकी मिला दिया है तो क्या हो जाएगा? बिना पाचन के, बिना प्रोसेस के, बिना ऊर्जा खर्च किए सीधी आपकी कोशिका में, सीधा आपके शरीर में, पूरे शरीर में। तो जो हवा में आप सांस ले रहे हो 24 घंटे घर में रहने ज्यादा करता है, अगर वो पूरा का पूरा समय औषधियों के वातावरण का हो तो कोई मायना लगा आपको बीमार करके निकालना। स्विच ऑफ। तो जो बहुत मोटा पैसा डॉक्टर को दे रहे हैं उसका कुछ अंश, चाहे वो 10 है या 20वां हिस्सा है या 5वां हिस्सा है, चाहे वो 1% हिस्सा क्यों ना हो, अगर 1 लाख रुपए साल में खर्च हो रहे हैं तो 1000 रुपए की सामग्री आपको उस बीमारी से काट सकती है जो आपको लाखों रुपए का खर्च करवा रही है। तो इससे अच्छा नहीं, इसका कोई रास्ता नहीं हो सकता। जो माया साथ है, कोई बात नहीं करो, नहीं बेटा भाई, कोई बात नहीं, तुम वो नहीं चढ़ा ले, है ना? उस जमीन में अपना क्यों जो तेरा मन करो सामग्री डाल ले, ना मन करे कोई कहना नहीं मंत्र बोलता, अरे तुम मंत्र काम और वैसे चला ले तो यार अपना काम करोगे भाई। उसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी यहूदी जो भी पूरी दुनिया में जो है, अपनी का किसी के साथ कोई विरोध और कोई प्यार नहीं है, वो अपना काम करेगी। जो ये कहेगी हवन खराब है, अगर वो भी आग में घी जला दे तो वो जला हुआ घी उसकी बीमारी को ठीक कर देगा, वो भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करता। भाई भाई नवनीत, अगर बात करनी तो बात करो। मेरे ख्याल से आपको चर्चा कुछ समझ आई होगी, लेकिन ये बात हम घर जाके भूल गए बात हो गई, क्योंकि ऊपर वाले, मैं ऊपर वाला नहीं कहता, क्योंकि ऊपर वाला तो कुछ है ही सब जगह वो जो है, तो ऊपर और नीचे गए, जो ऊपर वाले छिड़क रहे हैं वो नहीं उतरे 1 मिनट के लिए, दिन रात 24 घंटे बारिश में, तूफान में, आंधी में, किसी भी मौसम में वो तो लगे पड़े।
आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए उनकी निरंतरता बहुत गहराई से लगी हुई है, बहुत गहरी निरंतरता है। तो उसको अगर आपको तोड़ना है उनके चक्रव्यूह को, तो आपको भी चक्रव्यूह में घुसना नहीं, बाहर भी आना, घुसना भी और तोड़ना भी आना चाहिए। और वो तब आएगा जब आपको अपनी समस्या भी पता होगी और समाधान भी, तो बात बनेगी। समझ आ रही है बात? बोल तो बोलो। इतने में तो इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता। घर बैठे आपकी फसलें बचा दी, आपकी बीमारी काट दी, आपकी नस्लें बच गई है, और जब लूटोगे इससे ज्यादा तो लूट लिए बिना लिए दिए। या तो ऐसा भी हो सकता है कोई खरीदी कीमत नहीं पड़ी, खरीदी की कीमत नहीं समझते ना, तो फिर अभी फीस लगा देते हैं, है कि नहीं? अब देखो फीस की बात मैंने कह दी, वैसे ही कह दी, लेकिन एक बात देखो, अगर एक बापू को अपने बच्चे की शादी करनी है तो कितने लोग बारात में बुला लेता है? वो अंदाजा 100, 150, 200, कोई ज्यादा ही करोड़पति हो तो 250 बुला लेगा। अगर उसको 2 टाइम खाना खिलाना हो तो कितना खर्चा कर देता अंदाजा? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख होता है। कितनी बार खाना खिला देगा? 2 बार। या हमारे वाले जो भाई है जो पिछले 3 दिन से खाना खिला रहे हैं, एक बारात 3 दिन से रुकी हुई है, रुकी हुई नहीं, तो बोल दो आपको कोई समस्या आई हो, खान पान में कोई दिक्कत आई हो, रहन सहन में कोई दिक्कत आई हो, तो वो आप कितनी इज्जत से और इतना आराम से शानदार व्यवस्था करके खाना भी खिला रहे हैं और आपकी पूरी व्यवस्था भी देख रहे हैं, तो उनको भी खर्चा होता है ना। अच्छा है, वो कुछ तो ऐसे महान है जो सा छोटा मोटा धंधा करा करके वो भी छोड़ गया हमने। जो आज का सबसे मोस्ट वांटेड आदमी जनता सरकार मोर्चा का है, पता है कौन? वीर सिंह। वो अपना सारा पार्टी का जो प्रदेश है, देवेंद्र मलारा से भी मोस्ट वांटेड आदमी है वो आज का। बताओ नहीं है लोग, अगर सामने देवेंद्र मलारा नहीं है तो उन लोग जाकर पूछेंगे वीर सिंह को कैसा लगे, क्यों तुम्हें क्या मैंने लगवाना? बोला अच्छा, बोला मलारा से मिल रहा था, मुखर्जी से मिल रहे, लेकिन अब जो आदमी 24 घंटे 5 किलोमीटर आपके में लगा हुआ है, वो अपने काम को चौपट करके रखा है। समझ लो किस लेवल का काम यहाँ हो रहा है। जब आप यहाँ सो रहे थे तब वो यहाँ पे मंडी में गया था कुछ सामान लेने, और जब आप सुबह उठे आपका नाश्ता तैयार हो तो 4 बजे मंडी से भी सामान लेके आया हो। कहीं भी घूमने जाओ, कहीं मन हो गया 2-4 साथियों का, चलो भी चलते हैं, घूमने चलते हैं पहाड़ों में। अगर 3 दिन की ट्रिप हो तो कम से कम 20,000 25,000 घूम के आते हैं, आते कि नहीं? यहाँ पे जब हम आए हैं तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो आपने खर्च किया होगा, ये कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा सहयोग तो हमारा बनता है। कुछ साथियों ने कर किया होगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो नहीं कर पाए उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कर दो। क्योंकि ना देवेंद्र बलहारा कोई बिजनेस कर रहा है, ना सुनील कर रहा है, ये जो टीम काम कर रही है, सब अपना अपना काम करना छोड़ के लगे हुए हैं। तो हमें तो अपने पेट में डालना नहीं, लेकिन आपका खर्चा आपके लिए यूज हो जाए तो ठीक है, अगर ना मुझे लगती है तो ये तो कर दो, ताकि ये व्यवस्था आराम से बनी रहे। और ऐसा ना हो कि जब उसका हिसाब होता है कि आए भाई 5 मिनट तो कट गए, चलो तो तो थोड़ा थोड़ा सहयोग बनेगा, तो वो जो व्यवस्था है